हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले पार्ट वन में हमने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देख लिए थे, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। और उसी की सीरीज में अब जो हम देख रहे हैं ये आपका पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा, चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट का भी लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट है। तो बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन भी अच्छे से जाकर के देख लीजिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है इस सब्जेक्ट के अलावा वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला प्रश्न आज देख रहे हैं आप इस वीडियो में, किन चार देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्यों की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ? तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़। यानी एक जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जो विभिन्न रियासतें थी, ठीक है, उनका क्या करना था, हमें एकीकरण करना था। यानी उनको हमें राज्यों में मिक्स कर देना था, मिलाना था। ठीक है, कई रियासतें थी कि जो आसानी से मिल गई भारत में, जो भारत के अंदर रहने चाहती है तो भारत में आसानी से मिल गई। बट कुछ रियासतें थी जिन्होंने बहुत ड्रामा किया, हंगामा किया, उनको मिलाना बहुत थोड़ा कठिन था। तो वो चार रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इन रियासतों को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो चलते हैं इसके आंसर पर। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए निर्धारित की गई थी, अथवा ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को विजित कर लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता। प्रांतों की सीमा इस बात से भी निश्चित होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना क्षेत्र सम्मिलित है। स्वतंत्रता के पश्चात स्थितियां बदली। 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के अन्य भागों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले को देखना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अभी आप जो राज्य देखते हैं, पंजाब जैसे किस नाम से जानते थे, पंजाबी। महाराष्ट्र हो गया मराठी। पश्चिम बंगाल हो गया बंगाली। है ना? तो इस तरह से क्या हुआ कि एक राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया भाषाई आधार पर। इसी को देखते हुए फिर अन्य राज्यों में भी भाषाई आधार पर उनको बनाए जाने की मांग उठने लगी, फिर जिसके कारण पुनर्गठन आयोग का, ठीक है, प्रस्ताव सामने आया था। अगला प्रश्न है, नए राष्ट्र यानी स्वतंत्र भारत 1947 के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद क्या क्या सहज चुनौतियां आई? तो अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी तीन प्रमुख चुनौतियां थी, उसके बारे में देखना है। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और एक नए राष्ट्र के रूप में भारत विश्व पटल पर उदित हुआ। भारत के समक्ष तीन चुनौतियां सर्वप्रमुख थी जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्रीय एकता की चुनौती। स्वतंत्र भारत के समक्ष सर्वप्रथम और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की समस्त विविधताओं के लिए स्थान हो। भारत अपने आकार और विविधता की दृष्टि से किसी महादेश के समान था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर यही माना जा रहा था कि इतनी अधिक विविधताओं से भरा कोई देश अधिक दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच सिद्ध हुई। देश के भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न सामने खड़े हो गए। क्या भारत एक रह सकेगा? क्या भारत केवल राष्ट्रीय एकता की बात पर सर्वाधिक ध्यान देगा और शेष उद्देश्यों को त्याग देगा? क्या ऐसे में प्रत्येक क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? तात्कालिक सर्वाधिक तीखा प्रश्न यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, लोकतंत्र। इसमें नए राष्ट्र के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है।
लेकिन केवल इतने से ही कार्य नहीं चलता, चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार प्रचलन में लाए जाएं। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट जो मुख्य चुनौती थी, विकास की चुनौती। नए राष्ट्र के समक्ष तीसरी चुनौती विकास की थी। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का भला हो, ना कि किसी विशिष्ट वर्ग का। इस दृष्टि से भी संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को अवश्य पूर्ण करना था। ठीक है, तीन मुख्य चुनौतियां देख ली। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव करवाए गए? तो हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में 25 अक्टूबर 1951 को सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव करवाए गए थे। ध्यान से रखना है इसको आपने अच्छे से याद, क्योंकि एक नंबर में भी या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। अनेक विचारकों का मत यह है कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता की दृष्टि से वही स्थान प्राप्त था जो उसे प्रारंभिक दौर में प्राप्त था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का संगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी को सामाजिक वर्गों जैसे गरीब महिला गरीब महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर भी अधिक निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर सॉरी आगे चलने से पहले बच्चों जितने क्वेश्चन अभी तक आपने देखे हैं सभी क्वेश्चन को दिमाग में जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ देख करके छोड़ देना है। अगर अच्छे नंबर लाने तो इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे है, कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को बचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी विशेषता के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इसे क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर क्रोध तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। ठीक हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, टिकाऊ विकास किसे कहते हैं, उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रश्न के आंसर को आप खुद पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न आप यहाँ पर इसको वीडियो को रोक करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ने से आपको पता है कि भगवान ने एक ही गला दिया है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ूंगा तो खत्म हो जाना है ना। तो कुछ क्वेश्चन आप भी वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। तो ये उसी का आगे का हिस्सा है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। लॉन्ग है और ये आपका 4-5 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। भारत की परमाणु नीति रही है कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेगा। वह किसी भी परमाणु हथियार बनाने व उन्हें युद्ध हेतु प्रयोग करने का कार्य नहीं करेगा। परंतु आज न केवल अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु बम है, बल्कि इजराइल, जर्मनी, कोरिया, ब्राजील, पाकिस्तान जैसे देशों के पास भी परमाणु बम है या उन्हें तैयार करने की क्षमता प्राप्त है। यह तो निश्चित है कि इन देशों के पास परमाणु शक्ति का युद्ध में प्रयोग करने की योजनाएं हैं। इस स्थिति में भारत को अपनी परमाणु क्षमता बनाए रखने और उसके प्रदर्शन की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा है, टिप्पणी कीजिए।
तो इसको पढ़ लेते हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद भारत की स्वतंत्रता के समय से चला आ रहा था। भारत ने अपनी शांतिपूर्ण नीति का प्रदर्शन करते हुए 10 मई 1962 ईस्वी को चीन के समक्ष सीमा संबंधी प्रश्न का समाधान करने का प्रस्ताव रखा, परंतु चीन ने उसकी अवहेलना की और 11 जुलाई को भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, परंतु स्थिति का अवलोकन करते हुए वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध के लिए मैदान में उतर गया। 12 जुलाई को चीन ने लद्दाख में गलवान नदी की घाटी में भारतीय चौकियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 8 सितंबर को चीनी सेनाओं ने मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया। 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को चीनी सेनाओं ने पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र नेफा तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा, क्योंकि युद्ध में भारत की शांतिपूर्ण विदेश नीति का पालन न करके उस पर आक्रमण कर दिया गया था। 21 नवंबर 1962 ईस्वी को चीन ने अचानक अपनी ओर से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रश्न देखा आपने कि चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा था, क्या कारण रहे थे, और आपने पूरा इसमें डिटेल से पढ़ लिया। और बार बार कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको आप अच्छे से रिपीट करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत चीन संबंध पंचशील सिद्धांत पर आधारित है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। 2011, 13, 17 में क्वेश्चन आपका ये आ चुका और इस बार पूरा 100% चांस है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। या फिर भारत चीन संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा विश्व राज्य के आदर्श में विश्वास करते थे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इस समय वर्तमान में भारत और चीन के बीच में कैसे रिश्ते हैं। ठीक है, दोनों आज कट्टर दुश्मन है, बट खुलकर आमने सामने नहीं आते हैं। तो नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के निर्माण में एक क्रियान्वयन में प्रमुख योगदान किया। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के प्रयोग पर बल देते थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से पंचशील सिद्धांत नैतिकता के प्रयोग पर ही आधारित है। 20 जून 1954 ईस्वी को नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने एक संयुक्त विज्ञप्ति के द्वारा पंचशील के सिद्धांतों को विश्व के समक्ष रखा। ये सिद्धांत भारत के लिए नए नहीं है, वरन भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में सर्वत्र उनकी चर्चा दृष्टिगोचर होती है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके नेहरू जी ने भारत की शांति प्रियता का परिचय दिया। ये सिद्धांत निम्न प्रकार है। कौन कौन से थे? जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है पंचशील सिद्धांत, है ना। तो पहला है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता एवं पारस्परिक लाभ। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पंचशीली विश्व शांति का स्थायी मार्ग है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यह प्रासंगिक है कि इन सिद्धांतों को अपनाकर ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है तथा संपूर्ण मानवता को युद्धों की विभीषिका से बचाया जा सकता है। वर्तमान में भारत चीन संबंध पंचशील सिद्धांत पर आधारित नहीं रहे हैं। चीन भारत का हर क्षेत्र में विरोध कर रहा है, वह हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर कब्जे का भी प्रयास किया है। चीन ने वर्तमान में भी पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों में साथ दे रहा है, जो कि पंचशील के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अतः यह कहना कि भारत चीन संबंध पंचशील सिद्धांत पर आधारित है उचित नहीं है। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2010, 14 और 13 में पूछा गया है। इसमें आपसे का 3 प्रश्न है। पहला है आपका इंडोनेशिया के उस नेता का नाम बताइए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में एक गिने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकर्णो। ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप है, याद रखना आपने, सुकर्णो। दूसरा है 1971 में घटित किस घटना को भारतीय गुट निरपेक्षता पर एक धब्बा माना जाता है? तो वह है बांग्लादेश का उदय। और गा नंबर है आपका गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। इसको आपने यहाँ से देख लेना है, वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये पूरा नीचे तक आपका आंसर है, और आएगा तो ये 2 से 3 नंबर में प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? तो इसका आंसर देखते हैं। सिंडिकेट कांग्रेस के नेताओं का एक अनौपचारिक संगठन था। इसमें अनुभवी कांग्रेसी सम्मिलित थे, जिसमें के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, उसके बाद है निज लिंगप्पा सम्मिलित थे। पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री एवं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी दोनों सिंडिकेट
की सहायता से ही प्रधानमंत्री बन पाए। सिंडिकेट ने पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया था। मंत्रिपरिषद के निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु धीरे धीरे श्रीमती गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद बढ़ते गए तथा 1969 में ये मतभेद इतने गहरे हो गए कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला जो प्रश्न है वो है 1969 में कांग्रेस में फूट के क्या कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण है कि वही कि इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे उनमें क्या हुआ, आपसी मतभेद स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो क्या थी, अनुभवहीन थी, और उन्होंने बिना किसी से विचार विमर्श किए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, और यही सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस में फूट होने का। बाकी आप चाहे तो यहाँ से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय सरकार के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या कारण थे। आपातकाल की घोषणा से पूर्व क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो इसका आंसर देखते हैं। विभिन्न आर्थिक व राजनीतिक कारणों से गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने देश के विभिन्न भागों में आंदोलन कर रखे थे। जगह जगह हड़ताल, बंद व धरनों का आयोजन किया जा रहा था। बिहार के छात्र भी आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन एक प्रकार से ठप हो गया था। क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर रहे थे। 1974 में देश में एक प्रकार की अराजकता की स्थिति दिखाई देने लगी थी। कई राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां जोरों पर थी। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। फिर है सरकार ने विरोधी दलों के आंदोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975, याद रखेंगे डेट, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला है आपातकाल स्थिति की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी, जिसमें आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपात स्थिति की घोषणा की बात कही गई है। दूसरा है सरकार का कहना था कि चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा। तीसरा है देश में जगह जगह आंदोलन व धरनों का आयोजन हो रहा था। देश के अनेक भागों में आंदोलनों के कारण हिंसक घटनाएं हो रही थी। फिर है सेना व पुलिस को बगावत और विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। छठा है सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। फिर है राष्ट्रीय एकता व अखंडता का खतरा उत्पन्न हो रहा था। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था। फिर है कानून के शासन को खतरा उत्पन्न हो रहा था और अर्थव्यवस्था का संकट गहरा गया था। और क्या क्या परिणाम रहे वो आप देख पा रहे हैं। पहला था पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। दूसरा कि देश का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो गया। तीसरा है सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन हड़तालों पर रोक लगा दी गई। चौथा है देश में प्रशासनिक रूप से एकात्मक व्यवस्था लागू की गई। निवारक नजरबंदी कानून लागू कर दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। ठीक है, यानी आप जो मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे तो उन पर पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपातकाल से आप क्या समझते हैं। इसके पक्ष एवं विपक्ष में भारत के संदर्भ में तर्क दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। सिंपल आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी। तो इस पूरे प्रश्न को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आपातकाल, तो इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा पूरा और अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी क्या क्या हुआ था। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और कोई भी अगर फिर भी समझ में ना आया या डाउट रह जाए कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इसको अलग से आपातकाल को, इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, जो कि अब उत्तराखंड में है, ठीक है, 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। तो देखते हैं इसका आंसर। भारत में पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन 1972 में हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। चिपको आंदोलन का अर्थ है पेड़ को आलिंगनबद्ध कर लेना या चिपक जाना। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उस समय हुआ जब एक ठेकेदार ने गांव के समीप पड़ने वाले जंगल के पेड़ों को काटने का निर्णय लिया, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। परंतु जब एक दिन गांव के सभी पुरुष गांव के बाहर गए हुए थे, तब ठेकेदार ने पेड़ों को काटने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा। इसकी जानकारी जब गांव की महिलाओं को प्राप्त हुई तो वे एकत्र होकर जंगल पहुंच गई तथा पेड़ों को अपने आलिंगन में ले लिया। इस कारण ठेकेदार के कर्मचारी पेड़ों को काट नहीं सके। इस घटना की जानकारी पूरे देश में समाचार पत्रों के द्वारा पहुंच गई। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इस आंदोलन को भारत में विशेष स्थान प्राप्त है। इस आंदोलन की सफलता ने भारत में चलाए गए अन्य आंदोलनों को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता के आंदोलन चलाए गए हैं।
अगला प्रश्न है, हर क्षेत्रीय आंदोलन आवश्यक रूप से अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होते, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। हर क्षेत्रीय आंदोलन आवश्यक रूप से नहीं होते, इसको हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला है, सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने अधिकारों की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में सन 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारा प्रधान एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला जहां वे अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनाकर कर सकते थे। अगला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन क्या था, इसके परिणाम क्या रहे। तो देखते हैं द्रविड़ आंदोलन को। और द्रविड़ आंदोलन से आपको पता चल रहा है कि यह कहाँ हुआ होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। इस आंदोलन के नेता वर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व में अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही प्रयोग किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कड़ागम का जन्म हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। बाद में द्रविड़ कड़गम दो धड़ों में बढ़ गया और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पाले में केंद्रित हो गई। सन 1953-54 की अवधि में डीएमके ने 3 सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की 3 मांगे थी। पहली, कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। फिर संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी। दूसरी मांग स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को अधिक महत्व देने की थी तथा तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। कालांतर में यह आंदोलन विभिन्न राजनीतिक दलों के संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के विकास का वर्णन कीजिए। और कंटिन्यू मैं आपको जितने क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूचना का अधिकार के विकास का वर्णन। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा कराने में सफल रहा है। यह आंदोलन 1990 में प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। राजस्थान में कार्यरत इस संगठन ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दिए जाने वाले वेतन के रिकॉर्ड को सबके समक्ष रखा जाए। यह मांग राजस्थान के एक अत्यंत पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। इस मांग के अंतर्गत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने के लिए कहा, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें राहत राशि या वेतन पारिश्रमिक का पूरा पैसा नहीं दिया जाता था और उन्हें उनके वैध देय से वंचित रखा जाता है। उनका कहना था कि स्कूलों, अस्पतालों, छोटे बांध के निर्माण कार्यों तथा अन्य विकास कार्यों में धन का अत्यधिक घपला है और मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती तथा फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान की गई राशि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जेब में डाल ली है। अतः उन्होंने बिलों के विवरण को भी सार्वजनिक जानकारी दिए जाने की मांग रखी। संगठन ने मजदूरों को जागृत किया और सरकार से मांग की कि इनकी सार्वजनिक सुनवाई भी की जाए। यह आंदोलन जनाधार पकड़ने लगा। संगठन ने 1994 में फिर 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस आंदोलन के दबाव में राजस्थान सरकार को पंचायती राज कानून में संशोधन करना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं।
करना पड़ा और यह व्यवस्था की गई कि जनता पंचायत के कागज और दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग कर सकती है। यह भी व्यवस्था की गई कि पंचायत को अपने बजट, खर्च, लेखा नीतियों और लाभ हानि का विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य है। ये सूचना पंचायत के सूचना पटल तथा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित की जानी अनिवार्य हुई। इसमें उत्साहित होकर सूचना के अधिकार की मांग राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाई गई। कई संगठनों ने जनता के इस अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए जनसाधारण के सशक्तिकरण के लिए इसकी मांग की। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, भारतीय प्रेस परिषद तथा शौरी समिति ने सूचना के अधिकार के बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके आधार पर 2002 में सूचना के अधिकार का कानून पास हुआ, परंतु इसे प्रभावकारी न माने जाने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। सन 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ और केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। नई सरकार ने नए सिरे से सूचना के अधिकार का बिल संसद में प्रस्तुत किया। 2005 में इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली और उसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में एक अधिकारी सूचना प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। यदि किसी नागरिक को सूचना की प्राप्ति नहीं होती या सूचना दिए जाने में देरी की जाती है या गलत सूचना दी जाती है, तो वह इसके लिए विरुद्ध विशेष रूप से नियुक्त किए गए आयुक्त को इसकी शिकायत कर सकता है और संबंधित अधिकारी को दंड दिए जाने की भी व्यवस्था इसमें है। सूचना के अधिकार ने भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी बातों तथा घपलों को गुप्त रखना और मनमानी करना आसान नहीं है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, असम आंदोलन सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, इस कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। या फिर असम समझौता उत्तर पूर्व के आंदोलनों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, इस कथन के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो इसको देख लेते हैं और जितने क्वेश्चन बच्चों कंटिन्यू आप देख रहे हैं इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे आप जितने देख रहे हैं। सन 1989 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सन 1989 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आंसू का आंदोलन अवैध प्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नई तरीकों को अपनाया, अजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन का इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बैरोनी तेल शोधक कारखाने की तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार असम समझौता उत्तर पूर्व के आंदोलनों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि रहा है। अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे या किस संदर्भ में अकालियों ने पंजाब में स्वायत्तता की मांग उठाई? तो देखते हैं इसका आंसर। 1970 के दशक में अकालियों को कांग्रेस पार्टी से नाराजगी हो गई क्योंकि वह सिख और हिंदू दोनों धर्मों के दलितों के बीच अधिक समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गई थी। इसी दशक में अकालियों के एक समूह ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने की बात भी सम्मिलित थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम, नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला
की घोषणा की गई। इसे अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में पढ़ा गया। अगला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, इतना खास नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप बच्चों देख पा रहे हैं, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कौन से तर्क देंगे, या फिर गठबंधन की राजनीति क्या है? ठीक है, और आखिरी प्रश्न है बच्चों ये आपका, और जो टॉप 30 प्रश्न थे वो इस पार्ट में, और ये आखिरी, और जो कि कंप्लीट हो जाएंगे अभी। गठबंधन की राजनीति के दौर में कोई भी राजनीतिक दल विचारधारा को आधार बनाकर गठजोड़ नहीं कर रहा, बल्कि अपने निजी स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए गठजोड़ करता है। वर्तमान समय में अधिकांश राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित की चिंता नहीं रहती, बल्कि वे सदैव इस प्रयास में रहते हैं कि किस प्रकार अपने राजनीतिक हितों को पूरा किया जाए। इसी कारण अधिकांश राजनीतिक दल विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर गठजोड़ न करके स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए गठजोड़ करते हैं। तो ये हो गए बच्चों आपके सारे प्रश्न जो कि टॉप 30 की आपकी सीरीज थी। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, उसके जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एनी टाइम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको बोर्ड एग्जाम की और अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है बोर्ड की तरफ से या फिर कुछ भी आता है, ठीक है, न्यूज़ वगैरह आपके एग्जाम को लेकर के, वो आपको तुरंत हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लस जो भी वीडियोस आती है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी रिजल्ट भी आप लोग यहीं देखेंगे हमारे चैनल पर ऑनलाइन। तो सभी को बेस्ट विशेष आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।